नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ऑपरेशन रेड ऑफ गॉड के बारे में बात करेंगे। ये ऑपरेशन इज़राइल के उस ऑपरेशन का नाम था जिसमें दुनिया के खूंखार आतंकवादियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया था। 1972 की बात है, जब जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था और दुनिया के तमाम देशों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे थे। खेल शुरू हुए और एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त बीत चुका था और कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में ओलंपिक गेम्स विलेज में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो खेलों के इतिहास का एक काला अध्याय बन जाएगा। तारीख थी 5 सितंबर 1972 की। खिलाड़ियों की तरह ही ट्रैक सूट पहने कुछ अजनबी लोहे की दीवार फांदकर ओलंपिक विलेज में घुसने की कोशिश करते हैं। इनकी संख्या 8 थी। तभी वहां कुछ कनाडा के खिलाड़ी भी पहुंच गए और दीवार फांदने वाले अजनबी सहम गए। लेकिन गलती से कनाडा के खिलाड़ियों ने उन्हें किसी दूसरे देश का खिलाड़ी समझ लिया और दीवार फांदने में उनकी मदद कर दी। लोहे की दीवार पार करने के बाद कनाडा के खिलाड़ी अपने रास्ते आगे बढ़ गए और दूसरी तरफ ट्रैक सूट पहने अजनबी उस इमारत के बाहर पहुंच गए जहां इजरायली टीम रुकी हुई थी या जहां इजरायली टीम को ठहराया गया था। इस इमारत में दाखिल होते ही इन अजनबियों का असली चेहरा सामने आ गया। ये कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि हथियारों से लैस आतंकी थे। ये पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। ये आठों के आठों आतंकवादी हाथों में हथियार लेकर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। जैसे ही आतंकवादियों ने अपार्टमेंट में दाखिल होने की कोशिश की, उसमें रह रहे एक पहलवान थे, यूसुफ गटफ्रंड ने शोर मचा दिया। लेकिन तब तक आतंकवादी अंदर घुस चुके थे और पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया था। कुछ खिलाड़ी भागने की कोशिश करने लगे। रेसलिंग कोच मोसे वेनबर्ग दौड़कर किचन में घुसे और मुकाबला करने के लिए चाकू उठा लिया। लेकिन अगले ही पल एक गोली मोसे के गालों को छेदती हुई निकल गई और इसके बाद आतंकवादियों ने हॉस्टल के एक एक कमरे की तलाशी ली और सभी खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। गोलाबारी के बीच कुछ खुशकिस्मत खिलाड़ी भागने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पूरी हिम्मत जुटाकर आतंकवादियों का सामना किया। वो अपने साथियों को बचाने के लिए दुश्मनों से भिड़ गए, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें गोली मारने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। दुनिया ये खबर सुनकर बहुत हैरान हो गई थी कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया है। तब तक किसी को भी ये पता नहीं था कि उसमें से 2 खिलाड़ी मारे भी गए हैं। आतंकवादियों ने मांग रखी कि इजराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि आतंकवादियों की कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आतंकवादियों ने 2 खिलाड़ियों के शवों को हॉस्टल के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। वो ये संदेश देना चाहते थे कि यही हाल बाकी खिलाड़ियों का भी होगा, लेकिन इजराइल का इरादा इसके बाद भी नहीं बदला। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे गोल्डा मेयर। उनके सख्त तेवर देखकर दुनिया भी दंग थी और लोगों को लग रहा था कि इजराइल ने अपने खिलाड़ियों को आतंकवादियों के भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन हकीकत ये थी कि इजराइल जर्मनी को इस बात करने के लिए राजी करने में जुटा था कि वो म्यूनिख में अपने स्पेशल फोर्सेस भेज सके, लेकिन जर्मनी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों को बंधक बनाना और मोलभाव करना और पूरी दुनिया का टकटकी लगाकर इजराइल की ओर देखना कि आखिर इजरायली खिलाड़ियों का क्या होगा। इसी बीच आतंकवादियों ने एक नई मांग रखी और जर्मन सरकार ने वो मांग भी मान ली।
आतंकवादियों ने मांग रखी कि उन्हें यहां से निकलने दिया जाए और इजरायली खिलाड़ियों को अपने साथ वो ले जाना चाहते थे। जर्मन सरकार की रणनीति थी कि इसी बहाने आतंकी और खिलाड़ी बाहर निकलेंगे और एयरपोर्ट पर आतंकियों को निशाना बनाना आसान होगा। प्लान के मुताबिक आतंकवादियों को उन्होंने बस मुहैया कराई जो उन्हें एयरपोर्ट तक लेके गई और एयरपोर्ट पर अंधेरे में जगह जगह शार्प शूटर तैनात कर दिए गए थे। पूरी दुनिया अपने टीवी स्क्रीन पर इस मंजर को लाइव देख रही थी। खिलाड़ियों को बस से उतारकर हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और इसके कुछ ही सेकंड बाद शार्प शूटरों ने आतंकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर आतंकियों ने निहत्थे खिलाड़ियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक हेलीकॉप्टर को भी बम से उड़ा दिया गया। फिर दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे खिलाड़ियों को भी गोलियों से भून दिया। कुछ ही मिनटों में एयरबेस पर मौजूद हर आतंकी मारा गया। साथ ही साथ इजराइल के 9 खिलाड़ी भी इसमें मारे गए। शुरू में टीवी के जरिए ये खबर फैलाई गई कि सिर्फ आतंकी ही मारे गए हैं, सभी 9 खिलाड़ी सुरक्षित हैं। लेकिन अगली सुबह ये साफ हो गया कि इजराइल का कोई भी खिलाड़ी जिंदा नहीं बचा। इसके बाद शुरू हुआ बदले का मिशन। बात देश की शान की थी, लिहाजा बदले के लिए प्लान तैयार किया गया और इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई जिसका वास्ता ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से था। इस मिशन को नाम दिया गया रेड ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर। म्यूनिख नरसंहार के 2 दिन के बाद इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 ठिकानों पर बमबारी की और करीब 200 आतंकवादियों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर इतने भर से रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ एक गुप्त मीटिंग की और उनसे एक ऐसा मिशन चलाने को कहा जिसके तहत दुनिया के अलग अलग देशों में फैले उन सभी लोगों को जान से मार दिया जाए जिनका वास्ता ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से था। क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक सितंबर मोसाद ने इनके आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की, तो सबसे पहले मोसाद ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जिसका संबंध म्यूनिख हमले से था और इसके बाद ऐसे एजेंट्स तलाशे गए जो गुमनाम रहकर ऑपरेशन रेड ऑफ गॉड को अंजाम दे सके। मिशन शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर मोसाद एजेंट ने बेल जोएटर और महमूद हमसारी का कत्ल कर सनसनी मचा दी। अब बारी थी अगले निशाने की। यहाँ भी मोसाद की टीम ने ब्लैक सितंबर से संबंध रखने के शक में एक शख्स की दिन रात निगरानी शुरू कर दी और हुसैन अल वसी नाम का ये शख्स एक होटल में रहता था और होटल में वो सिर्फ रात को आता था। दिन शुरू होते ही वो निकल जाता था। मोसाद की टीम ने उसे खत्म करने के लिए उसके बिस्तर में बम लगाने का प्लान बनाया। बम लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, ये काम तो आसानी से हो गया। मुश्किल तो ये था कि ये कैसे पता किया जाए कि हुसैन अल वसील बिस्तर पर है, तभी धमाका किया जा सके। इसके लिए एक मोसाद एजेंट ने बशीर के ठीक बगल वाला कमरा किराए पर लिया और वहां की बालकनी से बशीर के कमरे को देखा जा सकता था। रात को जैसे ही बशीर बिस्तर पर सोने के लिए गया, एक धमाके के साथ ही उसका पूरा कमरा उड़ गया। इजराइल का मानना था कि वो साइप्रस में ब्लैक सितंबर का हेड था। हालांकि उसकी हत्या के पीछे रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी से भी उसकी नज़दीकियां अहम मानी गई। हथियार मुहैया कराने वाले को गोली मारी गई। फिलिस्तीनी आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने के शक में बेरूत के एक प्रोफेसर थे वासिल अल कुबैसी, इनको भी गोली मार दी गई। मोसाद के 2 एजेंट्स ने उन्हें लगभग 12 गोलियां मारी। अब मोसाद की लिस्ट में शामिल 3 टारगेट लेबनान में भारी सुरक्षा के बीच रह रहे थे और अभी तक हत्याओं के तरीकों से उन तक पहुंचना नामुमकिन था। इसलिए उनके लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। ये ऑपरेशन रेड ऑफ गॉड का ही एक
एक हिस्सा था। ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ 9 अप्रैल 1973 को इसराइल के कुछ कमांडो लेबनान के समुद्री किनारे पर स्पीड बोट के जरिए पहुंचे और इन कमांडोज को मोसाद एजेंट ने कार मुहैया कराई। कमांडो आम लोगों की पोशाक में थे और कुछ ने महिलाओं के कपड़े भी पहन रखे थे। पूरी तैयारी के साथ इजरायली कमांडोज की इसराइल पर सॉरी टीम ने इमारत पर हमला किया और इस ऑपरेशन के दौरान लेबनान के 2 पुलिस अफसर, एक इटालियन नागरिक भी मारा गया। वहीं इसराइल का एक कमांडो घायल हो गया और इस ऑपरेशन के फौरन बाद 3 हमले और किए गए। इसमें साइप्रस में जाइद मुचासी को एथेंस के एक होटल के रूप में बम से उड़ा दिया गया। वहीं ब्लैक सितंबर के 2 और सदस्य अब्देल हमीन सिवी और अब्देल हादी नाका रोम में कार धमाके में घायल हो गए। उसके बाद तो मोसाद ने घूम घूम कर दुनिया में जो म्यूनिख ओलंपिक के हत्यारे थे उनके बदले लेने की कहानी शुरू कर दी। उस समय इंतकाम की आग में धधक रहा इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद का खूनी खेल अभी थमा नहीं था, क्योंकि उसकी हिट लिस्ट में और भी लोगों के नाम थे और जब तक इस हिट लिस्ट के सभी नाम मिटा नहीं दिए जाते तब तक उनके एजेंट का मिशन खत्म नहीं होने वाला था। और फाइनली आपको ये जानकर शुरू होगा कि 28 जून 1973 को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था और ये चलता रहा और आने वाले 20 सालों बाद ये ऑपरेशन खत्म होता है और 14 फरवरी 1988 को साइप्रस के लीमासोल में एक कार में धमाका कर फिलिस्तीन के 2 शेष बचे लोगों को भी उस समय उड़ा दिया गया जो म्यूनिख ओलंपिक की घटना से जुड़े हुए थे। इन आंकड़ों को देखने के बाद साफ हो जाता है कि मोसाद के एजेंट दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर करीब 20 साल तक इन हत्याओं को अंजाम देते रहे। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि जो म्यूनिख ओलंपिक है उसकी घटना को इसराइल ने, उन आतंकवादियों को तो वही मार दिया गया था, लेकिन जो उसके प्लान में शामिल थे, जिन्होंने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, उन्होंने उनको चुन चुन कर मार डाला। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि म्यूनिख हमले के 7 साल बाद तक चले ऑपरेशन में उनके 11 एजेंट्स में से सिर्फ एक एजेंट से घायल हुआ और 9 फिलिस्तीनी लोगों को उन्होंने मार दिया था। अब करीब 2 लोग बचे थे और 2 लोगों को मारने में उनको अगले 13 साल लग जाते हैं। टोटल देखा जाए तो इस सीक्रेट ऑपरेशन में मोसाद ने कुल मिलाकर 35 फिलिस्तीनियों को मारा था और इस प्रकार उन्होंने अपने रथ ऑफ गॉड ऑपरेशन को अंजाम दिया था और अपने खिलाड़ियों की हत्या का बदला लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद।